नमस्कार, मैं हूं कमल मिश्रा और आप देख रहे हैं आयॉन भारत। दुनिया फिर से दो हिस्सों में बंट रही है। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और दूसरी तरफ रूस, चीन, ईरान। क्या ये टकराव सीधे तीसरे विश्व युद्ध की तरफ इशारा कर रहा है? आज के वीडियो में आपको बताएंगे वो हर डिटेल जो इस युद्ध के मायने और उसके पीछे की रणनीति को उजागर करती है। तो आखिर तक बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मिडिल ईस्ट में युद्ध की चिंगारियां भड़क रही हैं। दो हिस्सों में बटी दुनिया। क्या इजराइल ईरान बनेंगे तीसरे विश्व युद्ध का केंद्र? इजराइल ने किए ऑपरेशन राइजिंग लॉयंस के तहत ईरान पर हवाई हमले। इन इजरायली हमलों में मुख्य न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा टॉप जनरल और परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया है। ईरान ने भी बड़ी जवाबी कार्रवाई की है। ईरान ने शुक्रवार को इजराइल की ओर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल दागी। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी IRNA के मुताबिक देश के परमाणु और सैन्य स्थलों पर इजराइल के हमलों के जवाब में यह कदम उठाया गया। ईरानी सेना ने इजराइल के खिलाफ अपने अभियान को सीवियर पनिशमेंट नाम दिया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि इजरायली हमलों में अब तक 78 लोग मारे गए और 320 से ज्यादा घायल हुए हैं। इन हमलों में अमेरिका की भागीदारी और सैन्य सहायता देखने को मिली है। अमेरिकी सेना ईरान की ओर से इजराइल पर जवाबी कार्रवाई में दागी गई मिसाइलों को रोकने में मदद कर रही है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि अमेरिका इजराइल के करीब अपने सिस्टम भेजकर ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा रहा है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि मदद किस रूप में दी गई, लेकिन अतीत में अमेरिकी वायुसेना की मिसाइल रक्षा प्रणाली काम कर चुकी है। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं अमेरिका ने कौन से सिस्टम तैयार किए हैं। नंबर 1, पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। नंबर 2, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड सिस्टम। दोनों ही सिस्टम पहले से मध्य पूर्व में तैनात हैं और बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में सक्षम हैं। ऐसे में ईरान ने चेतावनी जारी करके मिडिल ईस्ट में खतरे को और बढ़ा दिया है। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने मीडिया संस्थान को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर कोई देश इजराइल की रक्षा करेगा तो ईरान उसके सैन्य अड्डों और क्षेत्रीय ठिकानों पर भी निशाना बनाएगा। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इस शासन के खिलाफ निर्णायक प्रतिक्रिया देने का अधिकार है। जो भी देश ईरान की कार्रवाई के खिलाफ इजराइल की रक्षा करेगा उसके क्षेत्रीय ठिकाने और सैन्य अड्डे ईरान के नए लक्ष्य होंगे। आइए अब समझते हैं युद्ध की इस चिंगारी में भू राजनीतिक समीकरण और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की भूमिका को। ईरान का बयान ऐसे समय में आया है जब मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देश हालात पर नजर बनाए हुए हैं। इस टकराव के बाद 14 जून को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई, जिसमें अमेरिका और यूरोप जहां इजराइल को सैन्य और राजनयिक समर्थन दे रहे हैं, वहीं चीन और रूस ईरान का साथ दे रहे हैं। चीन और रूस के आए बयान के बाद अब इस पूरे मामले में नाटकीय बदलाव देखने को मिल रहे हैं। चीन ने कहा, हम ईरान के साथ खड़े हैं और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए बातचीत का समर्थन करते हैं। रूस ने भी यही स्टैंड दोहराया है और ईरान को शांति का चैंपियन बताया है। हालांकि पूरे मामले में एक सवाल यह है कि क्या पश्चिमी देश आपस में बटे हुए हैं, क्योंकि इस मामले में अंदरूनी आलोचना देखने को मिली है। जहां यूरोपीय संघ के शीर्ष राजनयिक जोसेफ बोरेल ने कहा कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है, तो वहीं संयुक्त राष्ट्र में 800 अमेरिकी और यूरोपीय अधिकारियों ने ओपन लेटर में अपनी सरकारों की नीतियों की आलोचना की है। उनके मुताबिक ये नीतियां नैतिक स्थिति को कमजोर कर रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर आइए जानते हैं क्या कहते हैं एयर मार्शल संजीव कपूर। ये सबसे कठिन परीक्षा है भारत की। आपका सोचना बिल्कुल सही है, क्योंकि इजराइल जो भारत की इतनी मदद किया अभी तक, और टेक्नोलॉजिकली इजराइल बहुत आगे है और उनके भी वही प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी हैं। तो हर तरफ से वो घिरे हुए हैं उन लोगों से जो उनका अस्तित्व भी हिलाना चाहते हैं। और ईरान इज अ सिविलाइजेशन। मतलब मैंने आज भी सुबह लिखा था कहीं पे कि एम्पायर्स आती जाती हैं, जो सिविलाइजेशन है वो हमेशा रहती है। तो पर्शिया एक सिविलाइजेशन है, तो ईरान में जो संस्कृति है वो हजारों हजारों साल पुरानी है। तो वहाँ के लोग हर सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। तो भारत ने बहुत पैसा लगा के चाबहार पोर्ट में ईरान की मदद की। भारत ने ईरान में बहुत मदद की है, अस्पतालों बनाने में, स्कूल बनाने के लिए, हाईवेज बनाने के लिए। तो हमारे अपने इंटरेस्ट हैं ईरान में, और इजराइल हमारा अच्छा दोस्त है। तो अब दोनों देशों ने भारत को
मध्यस्थता करने के लिए बोला है। तो भारत ने अभी तक जो भी इंटरनेशनल राजनीति रही है, मैंने उसमें पाया है कि हम नॉन अलाइंड सा अपना रवैया रखते हैं। हम किसी भी खेमे में जाने के लिए इतने वो नहीं रहते, क्योंकि फिर वो आप टाइप कास्ट हो जाते हैं। तो अगर आपको याद हो तो जब रूस और यूक्रेन का युद्ध था, तो लड़ाई के दौरान प्रधानमंत्री मोदी दोनों देशों में गए थे। जंग चल रही है, दोनों देशों में जाके और उनको समझा गया है कि युद्ध विराम कीजिए। तो ऐसी जो भारत की इमेज है और जो जैसी भारत की छवि है पूरे इंटरनेशनल सीन में, तो ये जो G7 समिट है, मैंने इससे बटी हुई G7 समिट आज तक नहीं देखी, क्योंकि ये इस वक्त सब निर्वस्त्र होके आए हैं, क्योंकि भारत का औपसिंदूर होके हटा है। तो भारत ने देखा कि हमारे असली मित्र कौन है, और ईरान की इकोनॉमी बहुत इंटरट्वाइंड है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना तेल वहीं से लेते हैं, क्योंकि ईरान हमारे को रुपी एक्सचेंज में देता है और देश नहीं देते हैं। तो भारत रुपी एक्सचेंज को क्योंकि भारत जो भी वहाँ से चीज़ें इंपोर्ट करता है और यहाँ से जो दवाइयाँ, कॉटन, फैब्रिक, वो रुपए में ट्रेड होता है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है बनिस्बत डॉलर के। तो जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज़ है, वहाँ पे अमेरिकी बेड़े इस वक्त बहुत तैनात हैं। करीब बड़े बड़े 7 से 8 इनके युद्धपोत इस वक्त खड़े हैं, और जितना भी ऑयल निकलता है उस छोटे से करीब 30 किलोमीटर की गल्फ से निकलता है। तो वहाँ के एज पे उन्होंने अपने सारे जंगी जहाज खड़े कर दिए। अब क्या हो गया है कि इस वक्त तो चल रहा है और डॉलर इसका क्रूड का रेट बढ़ता जा रहा है। तो ऑलरेडी करीब 7 या 8% पिछले 2 दिन में क्रूड ऑयल बढ़ चुका है, जो कि उम्मीद है कि $100 के पार जाएगा, और अगर युद्ध हो जाता है तो $120। इसका बहुत भारी भारत पे नुकसान होगा आर्थिक स्थिति, क्योंकि भारत में 80 से 85% तेल जो होता है वो आयात होता है और बल्क ऑफ इट यहाँ से आता है। तो अगर इससे हर चीज़ में इन्फ्लेशन पे फ़र्क पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन, लेबर, मतलब जो भी चीज़ें ऑयल एंड पेट्रोल एंड एनर्जी पे निर्भर हैं, उन पे दाम बढ़ेंगे। तो एक तो ये चैलेंज है। दूसरा, जो हमारे बाकी देशों में जो एक्सपोर्ट जाता है उसी गल्फ से जाता है, मिडल ईस्ट कंट्री, वो भी कहीं ना कहीं अगर ब्लॉकेड हो गया तो वो भी फिर लंबे रास्ते से जाना भेजना पड़ेगा, उसको अफ्रीका के नीचे से घुमा के यूरोप या इन देशों में भेजना पड़ेगा। तो भारत उसके लिए भी चिंतित है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इस G7 समिट में डिस्कस होंगे, और मैं श्योर हूँ कि इस वक्त भारत के जितने मिनिस्ट्रीज हैं इन चीज़ों पर डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या यह जंग सिर्फ 2 देशों की है, या इसकी आंच पूरी दुनिया को झुलसाएगी? क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की आहट है, या सिर्फ एक कूटनीतिक दांव? आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अपने चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आयन भारत। नमस्कार।